स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस नियम में एक साइंटिस्ट है पाउली, तो पाउली ने इसको प्रतिपादित किया था। तो उन्होंने इस नियम को किससे रिलेटेड बनाया था? क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड। क्वांटम संख्याओं, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं। आप पीछे वीडियोस में जान चुके हैं। तो जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं, तो उनसे रिलेटेड एक नियम दिया है, तो उसी नियम को हम कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम में ये बताया गया है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उन इलेक्ट्रॉनों का जो परमाणु में डिस्ट्रीब्यूशन है यानी वितरण है, उसके संबंध में ये नियम है। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम, पाउली का ये नियम कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब जो 4 क्वांटम संख्या है वो चारों के मान समान नहीं हो सकते हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि उस 4 में से 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि यदि अधिकतम 3 संख्याओं के मान समान हो भी जाएं, तो चौथी क्वांटम संख्या के मान में भिन्नता होती है। ये बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉनों की कंपैरिजन करेंगे तो एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि 3 क्वांटम संख्या यानी मौखिक क्वांटम संख्या n दोनों की मैच कर जाएं, दोनों की जो दिगंशीय क्वांटम संख्या L है वो मैच कर जाएं, और तीसरी जो मौखिक क्वांटम संख्या L है वो भी मैच कर जाए, तो फिर आखिर यानी चौथी जो स्पिन क्वांटम नंबर S है वो जरूर डिफरेंट होगी। ये बताया इन्होंने। तो इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए हम यही काम करते हैं कि किसी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेरिजन करते हैं, उनकी क्वांटम संख्याएं निकाल के, और फिर उनका कंपेरिजन कर लेते हैं अलग अलग। तो इसको सबसे पहले एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल है 1s1, यानी पहली कक्षा आप जानते हैं कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो पहला ऑर्बिटल 1s होता है। तो 1s यानी पहली कक्षा ही 1s होती है, पहला ऑर्बिटल 1s होता है। तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर सकते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का पहली कक्षा का s उपकोष है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2, यानी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कितना हो जाएगा 1s2। तो इसमें यानी s उपकोष में उपस्थित इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या के मान निकालें, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, फिर उनकी कंपैरिजन करके देखें कि क्या चारों सेम है या चारों डिफरेंट है। तो ns2 उपकोष के लिए अगर हम निकालें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि इस तरह से आप देख सकते हैं। एक अपवर्ड रोटेशन करता है तो दूसरा डाउनवर्ड। तो इसमें ये पहला इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हम दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो 1s इस उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितनी होगी? देखिए, हमने आपको बताया था जो उपकोष के पहले आगे जो संख्या लिखी होती है उसको ही हम मुख्य क्वांटम संख्या n कहते हैं। यानी जो इस उपकोष के लिए 1s उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। यानी इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए n इक्वल टू कितना होगा? 1। फिर अगर उस उपकोष s है तो s उपकोष के लिए आपको l भी पता है, कितनी होगी? 0। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। l अगर 0 है तो l बराबर 0 के लिए m बराबर कितना होगा? m बराबर भी 0 होगा। l बराबर 0 हो तो m की वैल्यूज भी 0 होंगी, यानी m का मान हो जाएगा 0। और तो m का मान 0 है। तो अब हम ऑर्बिटल दिखा लेते हैं। 1s2 ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस पूरे ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से, यानी l इसकी वैल्यू m कितनी हो जाएगी? 0। तो अब यहां से हम देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 1 बताया, क्योंकि n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। n बताया गया 1, फिर l बताया गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बताया गया? l बताया गया 0। फिर m आपने कितना निकाला है? m आपने निकाला है 0।
और s जो चौथी क्वांटम संख्या वो कितनी, इसका देखिए रोटेशन अपवर्ड रोटेशन है, तो अपवर्ड रोटेशन यानी इसका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिसको हम दक्षिणावर्ती रोटेशन भी कहते हैं। उसके लिए इसकी वैल्यू आपने निर्धारित की थी 1/2 प्लस हाफ। तो ये हो गई पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। तो अब निकाल लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना होगा, n आपने कहा दोनों के लिए 1 होगा, l आपने कहा s में है यानी l भी 0 होगा, m कितना होगा, m भी एक ही ऑर्बिटल में दोनों है तो m 0 होगा, और s कितना होगा। अब देखिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड रोटेशन कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वामावर्ती घूर्णन कर रहा है। तो इसके लिए डाउनवर्ड रोटेशन के लिए आपने बताया था s की वैल्यू कितनी बताया था, -हाफ। कितना बताया, -हाफ। अब आप देख लीजिए यहाँ से दोनों के लिए n समान है, n की वैल्यूज 1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1, फिर l की वैल्यू पहले के लिए 0, दूसरे के लिए भी 0, m की वैल्यू पहले के लिए 0, दूसरे के लिए भी 0, और s की वैल्यू पहले के लिए +हाफ, दूसरे के लिए -हाफ, यानी यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से आप ये कहते हैं कि पाउली कहते हैं कि किसी भी परमाणु में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की, अब चाहे वो 1s में दो उपस्थित है तो इन्हीं की दो ले लीजिए, चाहे आप 2s के बीच में कंपैरिजन करा लीजिए, चाहे 2p के बीच में करा लीजिए, किसी भी दो कोषों के बीच में कंपैरिजन करा लीजिए, यानी चाहे एक ही कोष के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच कंपैरिजन करा लीजिए, तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। मैक्सिमम क्या स्थित है, तीन अगर मान समान हो भी जाते हैं तो चौथी क्वांटम संख्या के मान में भिन्नता होती है, यही कह रहे हैं। तो n l m के मान में अगर समानता हो भी जाए तो जो चौथी है वो उसके मान में भिन्नता होती है, ये है। तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम। ये हमने 1s2 कोष के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच कंपैरिजन करके दिखाया। इसके अतिरिक्त आप किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की उसका विन्यास ले लीजिए, उपकोष ले लीजिए। जैसे आप 2p है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्रम से एक एक करके सबकी क्वांटम संख्या निकाल के देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तीसरे इलेक्ट्रॉन की, चौथे इलेक्ट्रॉन की, पांचवें की, छठे की, सबके लिए 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए आप क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग निकाल के देखिए और कंपैरिजन करिए, फिर आप पाएंगे कि उनमें मैक्सिमम 3 मान समान हो सकते हैं, जो चौथा मान है वो डिफरेंट हो जाएगा, या 3 से कम भी समान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 मान सब में समान होंगे, 3 मान भी नहीं समान, ऐसा हो सकता है कि चारों डिफरेंट हों, या 2 सिमिलर हों, या 3 सिमिलर हों, लेकिन चारों सिमिलर नहीं हो सकते हैं। ये इसका जो है केंद्रीय भाव है, या कह लीजिए इसका मेन स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल का। तो इस प्रिंसिपल के द्वारा एक चीज़ और हमको जानने को मिलती है कि जब यहाँ पे अगर दोनों के लिए चौथी का मान अगर डिफरेंट होगा, तो कहने का मतलब सीधा सीधा कि जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक नए नियम की व्युत्पत्ति होती है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के। तो इस नियम को किसने बताया था, इस चीज़ को फिर वेरीफाई करके किस साइंटिस्ट ने बताया था, हुंड ने। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक हम लेंगे कि हुंड का नियम क्या है, और तब तक इसको आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।